नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज अर्थात 17 मई 2023 को 68वें बीपीएससी मेंस के अंतर्गत जीएस पेपर सेकेंड का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। अब आज का जो पेपर है पूरा का पूरा हम लोग उसका इवैल्यूएशन करने वाले हैं यहाँ पे, और ख़ास कर इसको मैंने शामिल इसीलिए किया है कि आप अपने आप को पहचान पाए, समझ पाए कि आपकी तैयारी इस लेवल तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, कितना अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रश्न पत्रों को नहीं देखते हैं तब तक एक भटकाव की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। तो हम लोग यहाँ पे जीएस सेकेंड पेपर की बात करें तो इसको यहाँ पे 3 खंडों में बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे बांटा जाता है। जैसे कि पहला खंड में बात करें तो इसमें पॉलिटी इसमें शामिल होता है, और यहाँ से आपको 112 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सेकेंड सेक्शन में देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा आपको जियोग्राफी और प्लस इकोनॉमिक, यहाँ से भी 112 नंबर का। और यहाँ पे सेक्शन जो थर्ड होता है ये पूरी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है, और यहाँ पे 72 मार्क का होता है। टोटल काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 मार्क का। और यहाँ पे अब आज का जो पेपर हुआ है, खासकर हम लोग सारे ही एरियाज़ की बात करें, डिफ़िकल्टी जो लेवल है बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार काफ़ी ये बड़ी मात्रा में एक डायनेमिक चेंज देखने के लिए मिल रहा है। खासकर अगर विगत हम लोग कुछ सालों के प्रश्न पत्रों से कंपेरिजन करें तो अब थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ, सेल्फ एवोल्यूशन करने का प्रयास करिए, स्वयं का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए कि आपकी जो तैयारी का जो स्तर है इन प्रश्नों के लेवल तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, या फिर आप पीटी तक सीमित है। तो देखिए, पीटी तक सीमित है तो 69वें बीपीएससी का एग्ज़ाम जो यहाँ पे होने वाला है सितंबर में, जो डेट यहाँ पे संभावित है, मेंस के लिए देखिए वहाँ पे आपको बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है। और यकीन मानिए कि यही वो तैयारी है जहाँ से आप, ठीक है, पीटी और मेंस को बिल्कुल एक बैलेंस, एक सामंजस्य रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इन प्रश्नों को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, आपको बखूबी समझ में आने लगेगा। यहाँ पे देखिए सारे ही प्रश्नों को, जैसे कि पहला ही प्रश्न है यहाँ पे सेक्शन 1 के अंतर्गत, पूरा पॉलिटी का सेक्शन है। और इस बार बदलते बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार पे यहाँ पे जो 38 नंबर का जो प्रश्न था उसको यहाँ पे संक्षेप में शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें 5 प्रश्न शामिल है। टोटल काउंट करेंगे तो 38 नंबर का होगा, जिसमें 3 प्रश्न है 8 नंबर का और 2 प्रश्न है यहाँ पे 7 नंबर का। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिखने के लिए दिया जा रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेगा कि रट के आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक आपको एनालाइजिंग प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आपको जब तक विश्लेषणात्मक क्षमता डेवलप आप नहीं करेंगे वैसे प्रश्नों को लिख नहीं पाएंगे, या फिर लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। पहला ही प्रश्न है, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। वर्तमान में भारत भले ही एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री के रूप में मौजूद है, लेकिन वर्तमान के घटनाक्रम को यहाँ पे साफ साफ दिया रहा है कि आलोचनात्मक दृष्टि से यहाँ पे विश्लेषित कीजिए, अर्थात धर्मनिरपेक्षता को किसी एक एंगल पे न रखते हुए आज के वर्तमान के संदर्भ में इसको दिखाने की कोशिश करना है, आलोचना करना है। यहाँ पे तो कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। आलोचना में हमेशा कोशिश करना होता है कि 70 से 80% बातों को निगेटिव अर्थात आलोचना किया जाए, लेकिन उसमें से 10 से 20% जो भाग होता है उसका यहाँ पे पूरी तरीके से सकारात्मक रूप में भी करना होता है। तो ऐसे आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन के नेचर को समझना होगा। इसका मैं पूरा एक एनालिसिस, ठीक है, मतलब जो आंसर राइटिंग के फॉर्म में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा, ये आपके कमेंट पे डिपेंडेंट करता है। उसके बाद है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। अब क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्षेत्रीय स्तर पे जो लोगों की बातों को उठाने का कार्य करती है। अब ये यहाँ पे किसी विशेष जाति के संदर्भ में हो सकती है, विशेष धर्म के संदर्भ में हो सकती है। तो यहाँ से आपको उस कोर कंसेप्ट को पकड़ के चलना होगा। उसके बाद से है यहाँ पे, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित यहाँ पे व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, सकारात्मक निर्देश में सीधे सीधे यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल राइट से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे पूछा जा रहा है। चार्टर यहाँ पे दिया गया है, पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है, उदाहरण के रूप में बताना है। उसके बाद, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे पूरी तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या कितना तक यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा हुआ था जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, खासकर हम लोग बात कर ले
भारत के संसद के द्वारा कोई भी कानून जब बनाने का प्रयास किया जाता है या फिर राज्यों के द्वारा भी कई सारे जो कानून बनाने का प्रयास किया जाता है। अभी देखिए बिहार में इसको जातिगत चुनाव से भी आप ठीक है कोरिलेट कर सकते हैं, जातिगत जनगणना से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है या फिर हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं देखें यहाँ पे उसको स्टे लगाने की कोशिश की। अब यहाँ पे मामला चल रहा है, हो सकता है कि फिर से जुडिशियल रिव्यू का मामला आ जाए। तो यहाँ पे आपको हर तरीके से अपना ठीक है मतलब होता है ना आँख कान खोल के रहना होगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करना होगा। बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण दीजिए। अब राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है? क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है कि भाई आप सुधार बता दीजिए, लेकिन वहाँ पे आपको 10 से 20% या फिर निष्कर्ष के रूप में बताना होगा कि अभी भी बिहार में ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। अब जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है, जो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत यहाँ पे जो बातें पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से यहाँ पे परीक्षण करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमज़ोर करता है? अब इन सारे ही चीज़ों को यहाँ पे ठीक है मेंस आंसर राइटिंग के द्वारा मैंने कंप्लीट भी करवाया हुआ था और बड़ी खूबसूरती से ऐसे चीज़ों को मैं ठीक है डिफेंड करना भी सिखाया था कि किस तरीके से आप इसका डिफेंड कर सकते हैं। जाति को हमेशा एक नेगेटिव टर्म में आपको देखने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि इसी जाति ने भारतीय राजनीति में खासकर निचले जो लोगों के जो ठीक है दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ों को भी बुलंद करने का प्रयास किया है। लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को यहाँ पे ठीक है सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि कमज़ोर करता है, तो कमज़ोर हमेशा नहीं करता है बल्कि मजबूत भी करता है। हर एंगल से आपको ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि आपको 360 डिग्री के अप्रोच से जब तक आप नहीं चलेंगे तो चीज़ें आपको समझने में हमेशा आपको दिक्कत होगा ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में दिया यहाँ पे सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर का कारण दीजिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए तथा संसद के द्विसदनीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब दूसरा प्रश्न तो यहाँ पे आसानी से लिखा जा सकता है, लेकिन जो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए जो भी अथवा वाला जो प्रश्न दिया है, एक प्रश्न यहाँ पे आसानी से आप डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो प्रश्न को करने के लिए फिर से वही है आपका, जब तक एक इवेल्युएशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, मूल्यांकन की प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, तब तक ये समस्या यह आपको देता रहेगा। तो यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में पूरा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। खासकर स्वतंत्र निष्पक्ष बनाने में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अभी देखिए कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, तो आप लोगों ने ठीक है जो सत्तापक्ष पार्टी है उसमें कई सारे धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए आपको जरूर दिखाई दिया होगा। तो वैसे एग्जाम्पल का ठीक यहाँ पे देने का प्रयास करना है। कह रहा है कि आलोचना करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सत्ता पार्टी ठीक है मजबूत जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, खासकर बहुमत की जिसकी सरकार होती है, थोड़ा बहुत देखेंगे तो चुनाव आयोग की लचीलता भी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर पूरी हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एक चुनाव आयोग का एक शानदार इतिहास मिलेगा और भारत का चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा जो सेक्शन है, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि दूसरा सेक्शन का जो संबंध है इकोनॉमी और यहाँ पे ज्योग्राफी से है। पहला प्रश्न है यहाँ पे देख पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दस्ता में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अभी लॉजिस्टिक को लेकर देख रहे हैं यहाँ पे, हर हाल में ट्रांसपोर्टेशन की दर को यहाँ पे ठीक है या फिर उसको संस्था बनाना है तो इसको मजबूत करना ही करना होगा भारत को। बहुत सारी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इन सारी कंपनियों ने देखेंगे तो लॉजिस्टिक को बहुत ही अपना
हर जगह देख पा रहे हैं ना, हब यहाँ पे बनाया हुआ है। आसानी से आपका जो सामान है भारत के किसी मतलब अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो विद इन 4 से 5 दिनों तक, ठीक है, वस्तुएं पहुँच जाता है। कारण क्या है यहाँ पे, जब ये सब सारी कंपनियाँ यहाँ पे कर रही है तो भारत सरकार को भी यहाँ पे करने की ज़रूरत है, और यहीं इस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन, किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, व्याख्या कीजिए। मेंटर इंडिया, देखिए 8 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, और कैसे प्रश्न को यहाँ पे अलग अलग पार्ट में भी पूछा जा रहा है। सोचिए पहला क्या पूछ लिया यहाँ पे, इंटरप्रेन्योरशिप को लेके यहाँ पे पूछ लिया, किस प्रकार से यहाँ पे उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेटर मेंटर्स और अटल न्यू इंडिया चैलेंज जैसे अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे सोचिए, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। अब इसको आपको लिखने के लिए जब कहानी वगैरह लिखने लगेंगे तो फिर नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट ऐसे प्रश्नों को आपको करके करना ही होगा। शब्दों की सीमा इसमें ठीक है, अब मायने रखेगी, लेकिन क्या लिख रहे हैं सबसे अधिक मायने रखेगी। बिहार में देख पा रहे हैं यहाँ पे नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारण की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं। क्योंकि देखिए बिहार भी, अगर पूरे हम लोग राज्यों के संदर्भ में बात करें तो नगरों की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि बिहार में बहुत सारे नगर हैं। बिहार में अभी भी बड़ी मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या, फिर ठीक है गांव यहाँ पे बसे हुए हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि साउथ जो ठीक है भारत का जो क्षेत्र है वैसा आपको दिखाई नहीं देगा, जहाँ पे बड़ी मात्रा में आपको नगरीकरण देखने के लिए मिलेगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या क्या उपाय किया जा रहा है बताना है। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, इसका वर्ष 2022 में भारत में मानसून की अनियमितता से क्या संबंध था, व्याख्या कीजिए। इस अनियमितता का भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे अब थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मानसून की अनियमितता से इसका क्या संबंध था। तो एक बहुत बड़ा कारण जो देखने के लिए मिलता है हमें एल नीनो और ठीक है ला नीना के संदर्भ में, तो कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत भी आपके नज़र से गुजरा होगा और पीटी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को यकीन मानिए हमेशा डिफेंड करने में मदद मिलेगी। मतलब समस्या आपको आएगी। इसीलिए आज ये जो सेशन मेरा लेने का मतलब यही था कि आपको जगाने का प्रयास करना, ये नहीं कि अभी 4 महीने बचे हुए हैं पीटी की तैयारी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव बेसिस लगाते रहिए एकदम, मतलब होता है ना दिमाग को एकदम बिल्कुल ठीक है पॉकेट में डाल के, वो प्रक्रिया नहीं अपनाना है अभी से। वो अभी आपको ठीक है हर हाल में आपको अभी सोचने वाला प्राणी बनना है। भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन के व्यापकता और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए। क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन अभी भी देखेंगे तो भारत में बोलता है ना, मैंने बोला जाता है कि अभी जो इंडिया को भारत बनने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, भारत को इंडिया बनने में बहुत समय लगेगा। महात्मा गांधी का जो शानदार कोटेशन है कि भारत गांव का देश है, भारत गांव में बसता है। लेकिन जो फैसिलिटी है शहरों में क्या आपको गांव में दिखाई दे रही है, खासकर जो डिजिटल जो गैप है। अभी भले ही गांव में ठीक है 3G 2G 4G चल रहा है, लेकिन शहर अभी 5G 6G तक यहाँ पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो बीच की जो खाई है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि सामाजिक असमानता देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ भी दिखाई दे रहा है ना, अमीर आदमी का जब 100% का ग्रोथ हो रहा है तो गरीब आदमी का उसका ग्रोथ की मात्रा बहुत कम है। इसीलिए व्यक्तियों के पास, लोगों के पास थोड़ी बहुत आजीविका के साधन तो उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन अमीर व्यक्ति तब तक एक बहुत बड़ा जंप लगा रहा है। और यही कारण है, इसी को आपको समझाने की कोशिश करना है कि ये मामला ठीक है, मतलब डिजिटलाइजेशन के तौर पे यहाँ पे एकदम साफ साफ देखने के लिए यहाँ पे मिल ही रहा है। नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या है, भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाइए। अब पूरा का पूरा देखेंगे तो अभी आप करेंट
सिनारियो को ध्यान में रख के नहीं चलेंगे, खासकर भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोविड के बाद से, कि भारत इसमें क्या क्या अपने ठीक है मतलब प्रयासों को या फिर कौन कौन से एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, अभी यहाँ पे बड़ी मात्रा में ठीक है। और टर्सरी के अंतर्गत जिस प्रकार से सेवा जैसे क्षेत्रों को भारत एक बिल्कुल नहीं देखा जाए तो मतलब काम अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी भी भारत प्रोडक्टिविटी वाले मामलों में अपना जगह नहीं बना पा रहा है। भारत सर्विस सेक्टर में ही आगे आ रहा है, लेकिन उसमें भी लेबर के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या पहल है पूरा का पूरा आपको मैन्युफैक्चरिंग हब से लेकर पूरा बताना है। उसके बाद से यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट यहाँ अथवा में कि फरवरी 2022 में भारतीय दूरसंचार ठीक है विनियामक प्राधिकरण ट्राई, ये आपको विद इन 1 वीक के अंतर्गत किसी न किसी एडिटोरियल में ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ट्राई के दिशा निर्देशानुसार। तो जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में अखिल भारतीय औसत 85.91% के मुकाबले बिहार सेवा क्षेत्र में 53.71% टेली घनत्व है। इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए कि इसके क्या प्रभाव है, स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन सा कदम ठीक है मतलब उठाए जा सकते हैं, इन कदमों की जांच कीजिए। साफ साफ देखिए यहाँ पे प्रश्न को अभी जब आया तो मैंने भी एक बार भी रीडिंग नहीं किया, डायरेक्ट मैं आप लोगों के सामने ही इसको लेके आ रहा हूँ। लेकिन क्या लग रहा है आपको, साफ साफ अभी जो हम लोगों ने देखा कि जो सामाजिक जो अस्थिरता खासकर डिजिटल वाले क्षेत्र में है, वही चीज़ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अखिल भारतीय औसत के मुकाबले जहाँ पे समझ रहे हैं ना ट्राई, यहाँ पे बड़े बड़े टावर लग रहे हैं, पूरे भारत में इतनी बड़ी मात्रा में लग गया है, लेकिन बिहार में अभी भी क्या है टेली घनत्व बहुत कम है 53.71%। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपको बताना है। इसका मतलब अभी भी बिहार के लोग डिजिटल क्रांति के प्रति यहाँ पे अवेयर नहीं है। इसके अलावा बिहार में बहुत सारा ऐसा एरिया आपको दुर्गम इलाका भी देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे कहीं न कहीं ठीक है ये लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। नियम कानून इन सारे चीज़ों को शामिल करते हुए चलना है। नीली अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में की जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए। क्या वे पर्याप्त है, इसको भी मैंने करवाया हुआ था। नीली अर्थव्यवस्था को लेके खासकर यहाँ पे ठीक है मछली पालन को लेके यहाँ पे पूरे अगर हम लोग भारत सरकार की बात करें और इसमें बिहार सरकार ने भी बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे पहल की है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे इसको क्या करना है बताना है यहाँ पे ठीक है। मरीन जो ठीक है ये कह सकते हैं कि जो भी ठीक है कोस्टल जो इलाका वगैरह है उसका सब यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है आपको बताने की कोशिश करना है। कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। उन उद्योगों की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्रों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पूरा पूरा ये स्पेसिफिक बिहार है यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है कि कच्चे माल के तौर पर यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ पूरी तरीके से ठीक है नंबर का भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि 12 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना 3 एरिया है, यहाँ पे तीनों एरिया के लिए मार्ग भी निर्धारित कर दिया है। तो अब जो भी यहाँ पे कच्चे माल के आधार पे बिहार को वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, अब जहाँ पे भी वन आधारित उद्योग है वहाँ पे क्या क्या मतलब ग्रोथ हो सकता है। कृषि आधारित है खासकर उत्तर बिहार का बड़ा एरिया है। खनिज आधारित खासकर दक्षिण ठीक है भारत का यहाँ पे दक्षिण बिहार का जो एरिया है। तो यहाँ पे आसानी से इस प्रश्न को डिफेंड किया जा सकता है, इतना भारी प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। अभी तकनीक का स्वदेशीकरण करने के लिए चाहे हम लोग किसी भी एरिया में देखें, डिफेंस तक यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्या आवश्यक है। परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। अभी देख पा रहे हैं ना यहाँ पे अभी ग्रीन एनर्जी पे बहुत अधिक फोकस दिया जा रहा है और भारत ने भी ठीक है जो अपना कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी जो अपनी प्रतिबद्धता यहाँ पे जाहिर की है कि लगभग ठीक है 2030 या 40 तक आते आते पूरे जो हम जितना एनर्जी का उपयोग करते हैं उसमें से कम 40% उसमें हम ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं ना कि कहाँ से चीज़ें आएगा। हर हाल में भारत ठीक है चाहे हम लोग बात कर ले सौर ऊर्जा बढ़ावा दे रहा है, इसके अलावा विंड पावर पे ध्यान दे रहा है, तो उसके साथ साथ यहाँ परमाणु कार्यक्रम में भी बहुत
बड़ी आवश्यकता है इसको बड़े रूप से चलाने के लिए। बहुत सारे संयंत्र चल भी रहा है, लेकिन अभी भी ये क्या अभी निर्माणाधीन है, विचाराधीन है, तो इसको करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो भी सावधानियाँ हैं इसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर ठीक है जो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, अभी भी भारत के साथ समस्या है। ठीक है, क्योंकि भारत जब तक उसमें ठीक है साइन नहीं करेगा तब तक ये समस्या यहाँ पे होती ही रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो मुझे नहीं लगता है कि इतना भारी प्रश्न है, आसानी से इसको भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, इंटरनेट और इंट्रानेट। उसके बाद प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखें। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखें, इसे भी आसानी से किया जा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्रों में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न रोगों में उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे जो दिया है नैनो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है हेल्थ के लिए, आपको हेल्थ तक सीमित नहीं रहना है। इसका जो प्रयोग है और भी अलग अलग एरिया में यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इसका उपयोग आज वर्तमान समय में हर जगह करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि 100% एक्यूरेसी से यहाँ पे कोई कार्य यहाँ पे हो सके, बेहतरीन आउटपुट यहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र के परिक्षेत्रों में भारत डाटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। ठीक है, वहीं ये डेटा प्राइवेसी की बात यहाँ पे आगे कि नहीं आ गई। डाटा चोरी अर्थात साइबर थ्रेट के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए एवं इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों का वर्णन कीजिए। उपलब्ध तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए। अब ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को सोचिए कि आप लिख के याद करके जवाब दे सकते हैं। साफ साफ पूछ रहा है यहाँ पे कि डेटा प्राइवेसी से लेके अभी देखिए यूएसए या फिर जितना भी डेवलप्ड कंट्री है वे भी परेशान है। तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि भारत के लिए कितना बड़ा ये चैलेंजिंग टास्क है। इसमें अब गवर्नमेंट जो भी स्कीम है, जैसे सपोज कीजिएगा अभी पूरा चीज़ यहाँ पे डिजिटलाइज कर दिया गया। अब सारा का सारा जो डेटाबेस है कहीं न कहीं लोगों का यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। अगर उस डेटाबेस से समझ पा रहे हैं यहाँ पे अगर साइबर सिक्योरिटी का अटैक आ रहा है, कोई हमला आ रहा है, तो फिर कहीं न कहीं ये पूरी भारत को, पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है। तो इसके लिए बहुत ही ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ प्रोविज़न लाने से नहीं होगा, और यहाँ पे है क्या है, तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए। तो इसमें कहीं न कहीं ठीक है भारत के द्वारा जो भी यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, सर्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारा आपको ठीक है भारत सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको धोखाधड़ी वगैरह ये सब ठीक है आम आपको सुनने के लिए आपको मिलता ही मिलता होगा। तो यहाँ पे आपको ठीक है सजेस्ट करने की भी ज़रूरत है। एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने जल की उपलब्धता का उद्देश्य एवं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों के प्रति बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक एवं तकनीकी के विकास की विवेचना कीजिए। इसको मैंने प्रश्न कराया हुआ था, ठीक है, कि अगला जो विश्व युद्ध होने वाला है क्या उसका सबसे बड़ा कारण जल होगा, जल के लिए क्या अगला विश्व युद्ध होगा। देखिए बिल्कुल उसी प्रश्न को ठीक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप बीपीएससी को क्रैक नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है इसके लिए ठीक है एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना और उसके साथ साथ कंटिन्यू रूप से प्रैक्टिस करना। और पिछला जो बीपीएससी हुआ है उस बीपीएससी में आप लोगों ने साफ साफ यहाँ पे देख ही लिया था कि किस प्रकार से जो पैटर्न में बदलाव आया है, कितना कट ऑफ गिर के देखिए सीधे जो कट ऑफ था कभी 109 113 तक गया, वो कट ऑफ 91 में आके गिर गया। तो अभी भी आप समझ जाइए, संभल जाइए कि सिर्फ और सिर्फ पीटी तक अगर सीमित रहेंगे तो ये कट ऑफ भी पार नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, अगर इसको क्रैक करना है, कट ऑफ पार करना है, तो आपको पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। और एक चीज़ और कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ठीक है अगर आप यूट्यूब को फॉलो कर रहे, किसी चैनल को फॉलो कर रहे, करिए नो डाउट, लेकिन टेक्स्ट बुक से अपना लगाव लगाना ठीक है पूरी तरीके से बढ़ा दीजिए। क्योंकि जो सारी बातें टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है टीचर सिर्फ आपको समझा सकता है, कितना कोई डेटा आपको डेवलप करा देगा, नहीं करा पाएगा।
कितना कोई आपको यहाँ पे समझा देगा, उसका कोर जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको और अपने तरीके से इजी बनाने के लिए और भी बहुत सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इन सारे ही बातों को आप एकदम गांठ बांध के चलिए, ठीक है। और अपनी तैयारी की प्रक्रिया को आप लोग बिल्कुल पीटी तक सीमित नहीं रखें, बल्कि मेंस तक लाने की कोशिश ज़रूर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग अगर आपको लगता है कि आपके बेनिफिट के रिगार्डिंग है तो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।